नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मदरसों का जो सर्वेक्षण था, जो सर्वे था, वो पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में अलग अलग जिलों में जो संचालित मदरसे थे, उनकी पूरी रिपोर्ट सरकार के पास यानी कि शासन के पास पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 25,000 जो मदरसे हैं वो संचालित हो रहे थे अलग अलग जिलों में, जिसमें से 8,500 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि उनको सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि मदरसा जो बोर्ड है उसमें उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके साथ साथ 850 मदरसे ऐसे हैं जिनसे सीधे तौर पर जिनको सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से मदद मिलती है, यानी कि अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, वहां की सुविधाओं को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जब हम मदरसे की बात कर रहे होते हैं तो सरकार का फोकस भी यही है कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए, वहां के जो बच्चे हैं वो समाज में आगे बढ़ सके, शिक्षा के स्तर बढ़ सके। विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। और मकसद भी यही है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जब बाहर निकले तो बाहर की जो प्रतिद्वंदिता है, जो कंपटीशन है, उसमें वो भागीदार बन सके, अपने सपनों को साकार कर सके। पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये जो सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, 75 जिलों की जो रिपोर्ट पहुंची है, प्रदेश भर में जो 25,000 जो मदरसे हैं वो संचालित हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है और आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव होगा। पेश है खास रिपोर्ट। बदलाव बेहतरी के लिए हो तो फिर शोरगुल क्यों? बदलाव का प्रभाव धीरे धीरे ही सही समझ आने लगा है। बात उत्तर प्रदेश के मदरसों के होने वाले कायाकल्प की हो रही है। योगी सरकार ने मदरसों का सर्वेक्षण कराया था जो पूरा हो चुका है। कई अनियमितताओं के साथ सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने वर्ष 2023 की छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार ने साप्ताहिक अवकाश में कोई बदलाव नहीं किया है। विपक्ष कहें या फिर कुछ नासमझ लोग छुट्टी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि 19 प्रस्तावों के साथ मदरसों में सुधार का सफर शुरू हो गया है। मदरसा शिक्षा परिषद चेयरमैन जावेद ने कहा कि अध्यापकों व कर्मचारियों के लिए उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाएगा। मदरसे के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य 2-2 यानी कि कुल 4 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। मदरसे में सुधार और बदलाव की बात करें तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर में मदरसों की संख्या लगभग 25,000 है। करीब 8,500 मदरसों के लिए शासन की अनुमति से मान्यता प्रक्रिया अब शुरू होगी। 560 मदरसों को सरकार से अभी तक अनुदान मिलता रहा है। मदरसा बोर्ड से मान्यता के लिए अब आवेदन करना होगा। मदरसे से मिलने वाली डिग्री मदरसा बोर्ड उपलब्ध कराएगा। 10 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक मदरसों का सर्वेक्षण पूरा हुआ था। मदरसों में बुनियादी सुविधाओं, पाठ्यक्रम, वित्तीय स्रोतों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। मदरसा शिक्षा परिषद ने 2023 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। मदरसा बोर्ड ने बैठक में 19 प्रस्ताव पेश किए थे। मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी पर अभी कोई बदलाव नहीं है। मदरसों के अध्यापकों और कर्मचारियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। मदरसा बोर्ड ने 21 सितंबर को बैठक की थी। इसमें 19 अहम प्रस्ताव पेश किए गए थे। इन प्रस्तावों में शुक्रवार या रविवार को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। मदरसा बोर्ड के अगर 19 प्रस्तावों की बात करें तो इस प्रकार है। मदरसों में लागू हो एक सामान यूनिफॉर्म, हज और उम्रा अवकाश की व्यवस्था हो। मदरसों में शिक्षकों के लिए MTET अनिवार्य किया जाएगा। विज्ञान अध्यापकों के संबंध में समाहित करना, परस्पर स्थानांतरण, मातृत्व अवकाश, मृतक आश्रित की नियुक्ति समावेश। मदरसों के लिए जारी हो एकेडमिक कैलेंडर। शीतकालीन अवकाश जनवरी में दिए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। योगी सरकार का मकसद साफ है कि मदरसों को समय के साथ आधुनिक बनाया जाए ताकि मदरसे से पढ़कर निकले बच्चे समय और दुनिया के साथ कदम ताल मिला सके, अपने भविष्य को बेहतर कर सके, साथ ही राष्ट्र को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो मदरसों को समय के साथ आधुनिक बनाया जाए और इसका मकसद यही है कि जो बच्चे मदरसे में शिक्षा ले रहे हैं वो जब भी बाहर निकले तो एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बने, राष्ट्र को मजबूत करें, अच्छी नौकरी करें और जो समाज में या बाहर जो कंपटीशन है, जो प्रतिद्वंदिता है, उसमें वो बराबर खड़े हो सके। और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मदरसों की जो पढ़ाई है, जो पाठ्यक्रम है, उसको भी बदला जाए और जो वहां सुविधाएं हैं, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें या फिर हम पाठ्यक्रम की बात करें, इसके माध्यम से एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जाए। इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम
महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की, और इसके साथ साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ है राघवेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। शाइस्ता जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। 75 जिलों की जो रिपोर्ट है वो शासन के पास पहुंच चुकी है। 25,000 मदरसे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में संचालित हैं। कितना बड़ा बदलाव देखती हैं आने में जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है? और मेरा सवाल यह है कि सुधार पर लोग सवाल क्यों उठाते हैं जब भी कोई बदलाव की बात होती है, सुधार की बात होती है, बच्चों के मुस्तकबिल को, भविष्य को बेहतर करने की बात होती है? मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक जितनी भी आई थी सरकारें, मदरसों पे ध्यान नहीं देती थी, और मदरसों से पढ़े हुए बच्चे बहुत मुश्किल होता था कि वो यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं या डॉक्टर हो जाएं, और वो देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में एक बेहतर मजबूत अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। ऐसा बहुत मुश्किल होता था। वो मस्जिद में बहुत सारे इमाम हो जाएंगे या हाफिज़ हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि वो इमाम और हाफिज़ और कारी एक डॉक्टर हो, एक जज हो, एक अच्छा कामयाब एंकर हो, और देश का प्रशासनिक अधिकारी और जज हो। तो मैं समझती हूँ कि देश की तरक्की में एक बड़ी मिसाल और एक बड़ा आदर्श नमूना कायम होगा। हमारे जो दूसरे ममालिक है, जो मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ भी लोग हाफिज भी हैं, इमाम भी हैं, और वहाँ पे प्रशासन में भी तरक्की कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश सरकार को मैं मुबारकबाद दूंगी। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम विरोध देखते हैं, हमने जब देखा कि मदरसों को लेकर जब सर्वेक्षण शुरू हुआ, आपने भी देखा, तो कई तरह के आवाजें उठी, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात करें या फिर हम बौद्धिक वर्ग की बात करें। क्या आपको लगता है बदलाव जब भी होता है तो ये विरोध क्यों होता है, जबकि पता है कि सर्वेक्षण के जो आंकड़े आएंगे उससे बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा मदरसों में? हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के जो महान संत या महान समाज सेवी हों, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हों, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे देश के प्रथम देश की आज़ादी के बाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो सब हमारे देश की तरक्की में और बहुत आगे बढ़ के बोलते थे। भले उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगता था, लेकिन आरोप से, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, आरोप से घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है और तभी वो डर करके वो आपके विरोध कर रहा है। तो विरोध से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, अपने पग और अपना रास्ता कामयाबी की तरफ निकाल लेना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी, जब बदलाव की बात होती है, मदरसों की हम जब बात कर रहे हैं, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, हम साइंस, गणित या इंग्लिश जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो जो विरोध के स्वर उठते हैं, क्या आपको लगता है विरोध, ये जो बदलाव से कहीं ना कहीं डर है? जैसे शाइस्ता जी कह रहे हैं कि सिर्फ मौलवी के लिए पढ़ाई न करें, वो दूसरे क्षेत्रों में, वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, वो पायलट बने, वो एंकर बने, दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका अदा करें। संतोष जी, देखिए, जब मदरसा आधुनिकीकरण की बात हुई थी और जब विपक्ष हमलावर हुआ था मदरसे के आधुनिकीकरण को लेकर, तो केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह के बयान है कि नहीं, हमारा विरोध इस्लाम को लेकर नहीं है, हम इस्लाम के साथ साथ कंप्यूटर भी आपके हाथ में, लैपटॉप भी आपके हाथ में देखना चाहते हैं। आपके बच्चे केवल मदरसे में शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा ग्रहण न कर पाएँ, फिर प्रशासनिक सेवाओं में न जा पाएँ, इंजीनियर न बने, डॉक्टर्स न बने, अंतरिक्ष में न जाएं, चंद्रमा पे न चढ़ें। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सबके हाथ में कंप्यूटर हो, सभी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करें और सभी प्रशासनिक सेवाओं में भी जाएं, जो जिस योग्य निकलता हो इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने। और इसी को लेकर सरकार ने हमेशा अपना क्लियर कट, स्पष्ट अपने तरफ से कहा है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं मदरसों का कि प्रदेश में मदरसे नहीं रहेंगे, देश में मदरसे नहीं रहेंगे। हमारा सिर्फ इतना है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देंगे, इसके लिए योग्य शिक्षक देंगे। हम ऐसे शिक्षक नहीं रखेंगे जो सिर्फ मौलवी के नाम पर रहें और बच्चों को उचित शिक्षा भी न देने पाए। हम योग्य शिक्षक रखेंगे। मदरसा टीचिंग के लिए जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए अलग से उसको क्वालिफाई कराएंगे, उसके बाद हम उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे। और नियुक्तियां हो भी रही हैं। देखिए, शिक्षकों की बात की जाए तो तमाम नियुक्तियां हुई हैं, और इसके अलावा आगे योगी सरकार फिर 52,000 के आसपास शिक्षकों की नियुक्तियां करने वाली है मदरसों में। तो कुल ओवरऑल सरकार का यही निर्णय है कि हम योग्य परक शिक्षक और गुणवत्ता परक विद्यार्थी वहाँ से निकालें, जो देश सेवा में, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हों, अपने परिवार चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए अच्छे
स्थानों में नौकरी करें। अगर कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा सरकारी नौकरी करे, लेकिन वो जहाँ रहे उस योग्य रहे कि प्राइवेट सेक्टर में भी रहे तो अपने परिवार का भरण पोषण करे। बिल्कुल, परिवार के साथ साथ समाज, राष्ट्र और देश के लिए वो काम कर सके, एक सभ्य नागरिक बन सके, यही मकसद। और इसीलिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है उसके भी अपने उद्देश्य हैं, अपने मकसद है, वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास आते हैं। अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उद्देश्य है, जिनको लेकर ये विभाग लगातार काम करता रहता है कि जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसको कैसे कम किया जाए। इसके साथ साथ मदरसों का आधुनिकीकरण, उनमें गणित, विज्ञान और इंग्लिश से जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट है उनको शामिल करना, ताकि बहुमुखी विकास किया जा सके। उसके साथ साथ ताकि मदरसों से पढ़कर निकले बच्चे आगे बढ़ सके और जो मुख्य धारा में जुड़ सके, यानी कि जो अपने सपनों को साकार कर सके, उनको पंख लगा सके। ये अल्पसंख्यक विभाग के जो उद्देश्य की उसके उस पर हम बात करें। शैक्षिक पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में छात्रावासों के निर्माण, यानी कि जो दूर दराज गाँवों में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए एक हॉस्टल की सुविधा हो, वक्त संपत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना, ये कुछ और जिम्मेदारियां हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, जो लगातार वो निभाता रहता है। और मकसद यही है कि जो मुख्य धारा में युवाओं को शामिल किया जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाना, ये भी इस विभाग का एक बड़ा मकसद है। ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करना ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसके साथ साथ युवाओं के सपनों को भी साकार किया जा सके। अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा देना, ये भी इस विभाग का एक बड़ा काम है। स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिए मार्जिन मनी और उपलब्ध कराना, इसके साथ साथ जो टर्म लोन है वो भी देना, उच्च शिक्षा के लिए लोन देना, पढ़ाई के लिए लोन देना, ताकि बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, वो आगे की पढ़ाई कर सके। मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि सरकार कई तरीके के प्रयास करती है ताकि मुख्य धारा में वो शामिल हो सके और अपने सपनों को साकार कर सके। शाइस्ता जी, कैसे देखती, सरकार के बहुत ढेर सारे प्रयास है कि आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करनी है तो आपको लोन भी दिया जाएगा, ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी देखा जाता है कि संख्या बहुत कम है। क्या आपको लगता है जागरूकता की कमी, उसमें परिवार या माता पिता की भूमिका काफी अहम हो जाती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये सवाल बहुत ज़रूरी था। मैं 2009 में भारत के राष्ट्रपति जी महोदय को मैंने ये लेटर भेजा था 2010 में कि वक्फ की संपत्ति पर जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटाया जाए और उस पर जमीन अल्पसंख्यक या वक्फ विभाग की हो और भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों अपनी अल्पसंख्यक योजनाओं में उसमें तलाकशुदा विधवाओं और अनाथों और बुजुर्गों और बच्चों के लिए आश्रय होम खोले 30 साल के लिए, ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाए फिर वो दूसरा दे दिया जाए। और वहाँ पे एजुकेशन और इंस्टीट्यूट, आईटी, हॉस्पिटल और जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे कारीगर के हैं या चूड़ी बनाने वाले हों या मुरादाबाद के लोग हों, ये जैसे चूड़ी बना रहे छोटे छोटे कारखाने हैं, मैकेनिक हैं, इन सबका छोटा छोटा रोजगार खोला जाए ताकि बच्चे उन एजुकेशन को हासिल करते हुए अपने पैरों पे खड़े होने का तरीका सीखें और देश की तरक्की में वो अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। तो मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि ये योजनाएं अगर जमीनी स्तर पर एक अल्पसंख्यक शाइस्ता जी, योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए लोगों की बड़ी भूमिका है और खास तौर से जो राजनेता है या फिर अल्पसंख्यक विभाग जैसे जो संस्थाएं लगातार काम करें, इनकी बड़ी भूमिका है। राघवेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे क्या जागरूकता को और बढ़ाया जा सकता है, क्या परिवार की जो भूमिका है, जो माता पिता की भूमिका है, क्या उसको और विस्तार और बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि जो युवा हैं उनके सपने को साकार किया जा सके। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, मदरसों का जो सर्वेक्षण हुआ था, जो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट शासन के पास पहुंच चुकी है। अब आने वाले दिनों में एक बड़ा व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। राघवेंद्र जी, जब हम जागरूकता की बात कर रहे हैं या फिर हम परिवार की भूमिका की बात कर रहे हैं, माता पिता की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है और बढ़ावा देने की जरूरत है? सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे रही, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके और स्किल्ड हो सके, कुशल होनहार हो सके और छोटे छोटे रोजगार कर सके। संतोष जी, देखिए, सरकार का कदम उसी की तरफ है। मदरसों में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 829 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। इसके अलावा 479 करोड़ का बजट मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए किया। 5200 शिक्षकों की नियुक्तियां सरकार ने की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 52,000 शिक्षकों की और नियुक्ति करने का प्लान प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये सब कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है। सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण चाहती है और अच्छे बच्चे वहां से निकलें, इसके लिए प्रयासरत है। अब जागरूकता कार्यक्रम की जो आप बात की है, बेशक सरकार को चाहिए नुक्कड़ सभाओं द्वारा, नाटक द्वारा उन क्षेत्रों में जहां पे अल्पसंख्यक बच्चे रहते हैं, ये बातें बताई जाएं कि आप मदरसे में जो अभी तक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो उतने योग्यफुल नहीं थे कि उसको शिक्षा ग्रहण करके आप अपने को हाईली क्वालिफाइड करके सभी क्षेत्रों में आप नौकरी करने जा सकें जी। और इसका सीधा सा उदाहरण देखिए, अगर मदरसों में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो वास्तव में सरकारी सेवाओं में इनकी भूमिका इतनी माइनस में या 1%, आधे % में नहीं रहती किसी भी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं से अब जो शिक्षा दी जाएगी, अब जब योग्य शिक्षक देंगे, पढ़े लिखे अध्यापक भर्ती होंगे, एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे, तब शिक्षक बनेंगे, तो वो जो शिक्षा देंगे उसका असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल असर पड़ेगा। शाइस्ता जी, क्या आपको लगता है, जब हम अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो बौद्धिक वर्ग है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको आगे आने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है? अगर वो कहेंगे तो शायद उसका असर ज्यादा पड़ेगा। जी, ये बात बहुत आपने अहम बात कही है। अभी ये पिछले मेरे ख्याल से मई और जून जुलाई में कुछ मदरसों के बच्चों ने डॉक्टरी का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी बच्चे डॉक्टर हुए हैं, मदरसे के बच्चे पढ़े हुए। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स और वो मदरसा, जो लड़कियां और लड़के मदरसे के पढ़े हुए डॉक्टर होकर के निकले हैं, और कई दिल्ली के और पूरे देश भर में वो मदरसे के बच्चे एडमिशन भी हुआ उनका, वो पढ़ भी रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स और उनके बच्चों में जागरूकता भी आई है, मदरसों के संस्थापकों में और आयोजकों में भी ये जागरूकता आई है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। वो सिर्फ मस्जिद का इमाम कोई भी बच्चा नहीं बनना चाहेगा, ना कोई पेरेंट्स बनाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारे मस्जिद का बच्चा इमाम की भी जिम्मेदारी निभा ले, कारी और रमजान में तरावी भी पढ़ाए, हाफिज भी बने, तरावी भी पढ़ाए, लेकिन वो एक डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। क्या शाइस्ता जी, जो ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बने हैं, मदरसे से पढ़कर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या ऐसे बच्चों को और प्रमोट करने की जरूरत है? और समाज के उन बच्चों को बताने की जरूरत है और ये समझाने की जरूरत है कि वही बच्चे हैं जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की है और अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी, मैंने ऐसी कई सभाएं की और उनसे कहा कि अगर आपके एडमिशन में फीस में कमी हो रही है तो आपको अल्पसंख्यक विभाग, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, आपको मुहैया कराएगा, लोन देगा। आप जब तक आप कामयाब होकर के सर्विस में नहीं चले जाएंगे, डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, सरकार आपकी जिम्मेदारी लेगी, आप उसकी सारी पैसे आपकी फीस जमा करेगी, आपकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी और पैसे खुद अपने पास से देगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें में जागरूकता लानी ज़रूरी है, और जो लोग जागरूक हो गए हैं वो देश की तरक्की में खुद हिस्सेदारी ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है। हमारे देश आने वाले दिनों में समाज का हर समुदाय, कमज़ोर तबका,
वो भारत की सरकार की लाभकारी योजनाओं से वो लाभ उठाए, उसके अंदर जागरूकता आनी चाहिए और ये हम सबका कर्तव्य है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि सबको मिलकर इसमें भागीदारी निभानी होगी। सरकार की अपनी एक अलग भूमिका है, सरकार योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग सुधारों के माध्यम से युवाओं को या मदरसों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो परिवार है, उनकी भी अपनी एक बड़ी भूमिका। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मदरसा बोर्ड ने 19 जो प्रस्ताव पेश किए थे उसमें कितने बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राघवेंद्र जी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, चर्चा भी काफी हुई थी, काफी विरोध भी हुआ था जब सरकार ने कहा था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने भी ये कहा था कि समान यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड एक समान होना चाहिए, जैसे बाकी प्राइमरी स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है। उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन अब जो मदरसा बोर्ड ने 19 प्रस्ताव पेश किए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही है कि अब समान ड्रेस कोड लागू होगा। बदलाव हो रहा है, भले धीरे धीरे हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? बेशक बदलाव तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप होते हुए दिखेंगे और ये बड़ा बदलाव होना भी चाहिए। देखिए, भारत की भूमि पे, प्रदेश की भूमि पे अगर कोई भी विद्यालय चल रहा हो, वो मदरसा के नाम पे चल रहा हो या प्राथमिक के नाम पे चल रहा हो या कन्वेंट के नाम पे चल रहा हो, तो एक ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर विद्यालय में बैठे हैं तो हमारा क्या ड्रेस होगा। तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। इसके अलावा देखिए, सिलेबस बदलने वाली बात हुई है कि ये नहीं कि आपको एक सीमित दायरे में एक सिलेबस दे दिया गया वही पढ़ेंगे। अब मदरसे के बच्चे भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, गणित, इसके अलावा साइंस पढ़ेंगे जी। तो उनका भी दायरा बढ़ेगा। बहुमुखी प्रतिभा के छात्र वहाँ से निकलेंगे जब वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे। तो ये सारे विषयों का जब ज्ञान संचय करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें गुणवत्ता का एक व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा और यही बच्चे फिर आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनेंगे। और देखिएगा, आने वाले समय में मदरसे से निकलने वाले बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्लीट करेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा और भारत की सबसे बड़ी सेवाओं में अपना स्थान बनाते हुए देखे जाएंगे। इतना ही नहीं, ये बच्चे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। संभावनाएं हैं जी, संभावनाएं हैं। जब हम उनको एक खुला मंच देंगे पढ़ने के लिए, अपना टैलेंट पेश करने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है दिखाओ, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो मिलेगा ही। और ये सरकार का, मैं तो व्यक्तिगत मानता हूं कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि कहीं ना कहीं से सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं। ये नहीं कि टीचर सोया है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं। तो हर विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षा हो या मदरसे की शिक्षा हो, सबको सीसीटीवी से जोड़ा जाए और उनसे अच्छे शिक्षक भरे जाएं और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यही है कि बच्चों के सपनों की, युवाओं के सपनों को साकार किया जाए। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार के प्रयास बेहद आगे हैं, काफी हैं, लेकिन लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण। शाइस्ता जी, आज की जनरेशन क्या कहती है? आप तो लोगों से मिलती रहती हैं, बात करती रहती हैं, अपने समुदाय के बीच में जाती हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या कह रही है, वो क्या चाहती है? वो सिर्फ मौलवी बनना चाहती है या फिर दूसरे क्षेत्रों में अपने भविष्य को संवारना चाहती है? देखिए, मैं वाकई आप सही कह रहे हैं। अभी कश्मीर के लोगों से भी मैं मुलाकात होती है और इधर बांग्लादेश के भी होती है, कलकत्ता में भी, बिहार और दिल्ली और बॉम्बे के भी लोगों से अभी मैं करीब 7 लाख औरतों की, मैं जो जिनकी तलाक होने की वजह से उनके आधार कार्ड की उनकी वैलिडिटी, उनकी पहचान ही खत्म हो गई है, तो उसको लेकर के हमने पिटीशन दी। तो जब पूरे देश भर की औरतें आई थी और सभी धर्म व समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, उसमें बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन संविधान से कोई बात टकराव नहीं होनी चाहिए। किसी धार्मिक संस्कार
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हमारे ईसाई भाई हो, हमारे देश का ये जो एक सर्वधर्म समुदाय और अध्यात्म की तहजीब है, इसका दिल ना टूटे, इसकी आस्था को चोट ना पहुंचे। इन सब चीजों को देखते हुए हम तरक्की भी करें और बेटियों को पंख दें, वो भी आसमान में उड़े। समाजी बराबरी जरूरी है और समाजी न्याय बहुत जरूरी है। जहाँ पे कभी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अगर हिंसा हो रही है कि बड़ा तो मंच न्याय देने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप सही कह रही है कि एक बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाहे हम बालिकाओं की बात करें, बालकों की बात करें, युवाओं की बात करें, वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मदरसे में लगातार बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है ताकि आधुनिकता से जुड़ा जा सके। अंग्रेजी की बात करें, हम गणित की बात करें, साइंस जैसे जो विषय हैं जो आगे बढ़ाते हैं, जो तरक्की का रास्ता दिखाते हैं, इन विषयों को शामिल किया जा रहा है। समय की बेहद कमी है। राघवेंद्र जी, शाइस्ता जी, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम मदरसों की बात करें तो रिपोर्ट पहुंच चुकी है शासन के पास, सरकार के पास, और आने वाले दिनों में मदरसों को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार।